हेलो एवरीवन। ज्योति, दीपा, शोभा, अमरनाथ, आकांक्षा, सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सभी? पहले तो मुझे ये बताइएगा। और आज की क्लास जैसा कि आप लोग वेट कर रहे हैं, काफ़ी बुरा लग रहा है मुझे। थोड़ा सा नेट में क्या OBS में प्रॉब्लम हुआ था, जिस वजह से इतना देर हो गया है। लेकिन अब टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं। एक बार बता दीजिएगा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है? एक बार प्लीज़ बताइएगा मुझे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे विराम चिन्हों के बारे में। तो देखिए, विराम चिन्हों से आप सभी परिचित होंगे। हिंदी का कोई भी एग्जाम हो, कभी ना कभी से क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। और इतना टफ भी नहीं है कि आप इसे याद ना कर पाएँ, है ना। तो ओके, क्लियर हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्लियर होना बहुत ज़रूरी था। बहुत परेशान हो जाते हैं हम जब क्लियर नहीं चलता है, कभी नेट प्रॉब्लम, कभी क्या। मेरे साथ ही ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। देखिए, विराम चिन्हों में आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति, हम भी आप भी, जब कोई काम करते हैं तो काम करते करते क्या होता है, थक जाते हैं। और जब हम थक जाते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है दीपा? उसके लिए हम थोड़ा सा विश्राम लेते हैं, थोड़ा सा आराम लेते हैं। तो ऐसे ही जब हम मौखिक संवाद करते हैं, मौखिक बात करते हैं, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि हम किसी भी बात को बोलते हैं ना, तो उसके बीच में थोड़ा सा सांस को लेना, वो क्या कहलाता है? ठहराव। ऐसे ही अब हमें ठहराव किस में दिखाना है? लेखन प्रणाली में दिखाना है। तो लेखन प्रणाली में ठहराव दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जिसमें हम उस चिन्हों के माध्यम से बताते हैं कि ये विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे लगेगा। तो आप सभी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव या फिर रुकना। तो आज की क्लास में यही डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ ये भी बताऊंगी कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। और पहला क्वेश्चन आप सभी से है कि आप सभी बताइएगा कि हिंदी में विराम चिन्ह की संख्या कितनी होती है। फिर आगे मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ये भी पता होना चाहिए कि आप लोगों को कितना पता है इसके बारे में। तो आंसर दीजिएगा। सभी से मेरा एक ही क्वेश्चन है कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है। तो जल्दी से कर दीजिएगा कमेंट और बताइएगा सही जवाब। सभी का वेट कर रहे हैं भाई, आंसर दीजिए। ज्योति, दीपा, अमरनाथ, आकांक्षा, सभी को आंसर देना है और बताना है विराम चिन्ह के बारे में। हेलो अलका, गुड इवनिंग, कैसे हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको विराम चिन्ह से अवगत कराना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, देखिएगा, विराम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, विराम का अर्थ होता है विश्राम करना, ठहरना या फिर रुकना। तो कहा जाता है कि वाक्य लिखते समय अधिकतर मौखिक रूप के बजाय लिखित रूप में विराम चिन्हों का प्रयोग अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, हाँ बिल्कुल, आप सभी इंतजार कर रहे थे, ठहराव हो रहा था, सही कहा अमरनाथ। तो यहाँ पे देखिए 5 भी मिला है, 21 भी मिला है। अलका यादव ने तो 55 बताया है। देखिए 55, 20 भी होता है, ये भी मुझे आप सभी का आंसर मिला है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब मैं आपको बता दूं। हिंदी के एक विशेषज्ञ रहे हैं, जिनका नाम क्या है कि कामता, भाई सभी को पता है, कामता प्रसाद। कामता प्रसाद जी का मानना है कि हिंदी में जो विराम चिन्ह है ना, कामता प्रसाद गुरुजी, उनका मानना है कि विराम चिन्ह की संख्या जो होती है हिंदी में कितनी होती है? अभी एक सेकंड, 20 होती है, ठीक है। कितने होते हैं? 20। जिसमें गुरुजी का, यानी कि कामता प्रसाद गुरुजी का मानना था कि एक पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी जितने भी विराम चिन्ह है ना, सब अंग्रेजी से लिए गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपसे कोई पूछ ले कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 20 होती है, ठीक है। कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार 20 बिल्कुल सही कहा अमरनाथ। तो देखिए, विराम चिन्ह जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्राम, रुकना या ठहराव, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को हम क्या नाम देते हैं? विराम चिन्ह, ठीक है। अब हम बात करें कि वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच बीच में क्या होता है, कहीं पर थोड़ा रुकना होता है, कहीं पर थोड़ा अधिक रुकना होता है, ठीक है। अब ये क्यों रुकते हैं? क्योंकि इससे हमारी भाषा स्पष्ट हो, समझ में आए, ठीक है। उसका अर्थ जो है वो क्या है, अनर्थ ना बन जाए, इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विराम चिन्हों का। तो देखिएगा, जिससे भाषा स्पष्ट
अर्थवान होती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं और जिसे हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बिल्कुल कामता प्रसाद जी के द्वारा 20 एकदम सही कहा कांक्षा और अमरनाथ। आगे देखिएगा, अब देखिए भाई यहाँ पर हम बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि राम स्कूल जाता है, क्या तुम घर आओगे, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, उद्धरण चिन्ह, ये सभी के सभी किसके हैं? उदाहरण है, विराम चिन्हों के उदाहरण है। कहा जाता है कि यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य क्या होता है? अर्थहीन हो जाता है और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। कैसे? देखिएगा, एक बहुत ही इजी जो उदाहरण है वो आपको मिलता है। देखिएगा, रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर क्या है? जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आकांक्षा है, तो मैं कहूँ कि रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को ना जाने का संकेत दिया जा रहा है। अब यहाँ पर ना जाने दो की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका विराम चिन्ह यानी कि कॉमा जो लगा है आपका, वो कहाँ पे? रोको के बाद ही लगा है। अब बात करें रोको मत जाने दो, तो देखिए आपने देखा होगा एक विराम चिन्ह के माध्यम से ही एक बात को अलग अलग तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, ये आप भी जानते हैं। सिर्फ किसके अकॉर्डिंग? विराम चिन्ह के द्वारा। रोको मत जाने दो, तो यहाँ पे तो रोका जा रहा है किसी व्यक्ति को, और यहाँ पर रोको मत पर लगा है, तो यहाँ पर रोको मत जाने दो। तो और यहाँ पर जाने दो की बात हो रही है, ये किसके द्वारा हुई है? सिर्फ और सिर्फ विराम चिन्ह के द्वारा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक विराम चिन्ह यदि सही तरीके से आप नहीं लगाते हो तो अर्थ का अनर्थ बन जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अब आपसे पूछा जाए कि विराम चिन्ह के प्रकार, तो ये हैं आपके विराम चिन्ह के प्रकार कैसे हैं? देखिएगा, पूर्ण विराम, जिसमें क्या है? किसी भी वाक्य को पूर्ण कर तब एक चिन्ह लगाया जाता है जिसे पूर्ण विराम चिन्ह कहा जाता है। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब होता है कि जगह जगह पर न्यूनतम ठहराव होना। तीसरा है उपविराम। उपविराम में अपनी छोटी बात को रखा जाता है, फिर जाकर पूर्ण बात को पूरा किया जाता है। अर्धविराम, अर्धविराम में एक बात को दो हिस्से में, यानी कि एक वाक्य को दो हिस्से में बांट लिया जाता है। पहले आधी बात को पूरा किया जाता है, फिर आधी बात को बाद में पूरा किया जाता है। नेक्स्ट, योजक चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है? कोष्टक चिन्ह। मैं आपको बता दूं, कोष्टक चिन्ह में सिर्फ आपका ये वाला जो चिन्ह है ना, वो ही आपका हिंदी में प्रयोग होता है। इसके अलावा जो भी आपके कोष्टक चिन्ह है उनका प्रयोग किस में होता है? गणित में होता है। ठीक है, पदलोप चिन्ह किसे कहते हैं? आगे देखिएगा, रेखांकन चिन्ह कौन सा है? लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह के नाम से भी इसको जाना जाता है। पुनरुक्ति चिन्ह किसे कहा जाता है? दीर्घ चिन्ह क्या है? तुल्यता सूचक चिन्ह के बारे में भी हम जानेंगे। विस्मरण या त्रुटि पूरक चिन्ह के बारे में भी हम जानेंगे और निर्देशक चिन्हों के बारे में भी आज हम अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके से इनकी पहचान होती है और क्या इनकी परिभाषाएं है। ठीक है, तो देखिएगा भाई 8 टाइप्स क्या बताए हैं आपने? दीपा भाई कुछ बताया है, क्या बता रहे हैं आप? तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पूर्ण विराम की। पूर्ण विराम में क्या होता है? भली भांति ठहराव। जब हम किसी वाक्य को पूर्ण कर देते हैं और फिर बड़े सुकून की सांस लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? पूर्ण विराम। जब वाक्य पूरी तरह से खत्म हो जाता है तब इसके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है ना भाई? पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है? भली भांति ठहराव। ठीक है, एक सुकून की सांस लेना, यानी कि जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह को लगाया जाता है। और पूर्ण विराम चिन्ह कैसा होता है? ऐसा। अब कैसे? देखिए, एक वाक्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। राम खाना खाता है, एक बात को कंप्लीट किया, ठीक है। दूसरा है मोहन स्कूल जाता है। राम और देखिए, राम जो दोस्त मोहन, राम और
राम के दोस्त मोहन है, यहाँ पे राम क्या आएगा, ठीक है। राम के दोस्त मोहन है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। तो यहाँ पर किसी भी बात को, किसी भी वाक्य को, छोटा हो या बड़ा, जब पूर्ण कर लिया जाता है तो उसके अंत में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, पूर्ण विराम चिन्ह, ठीक है। पूरी तरह से, हाँ मैंने बताया ना, भली भांति ठहराव, तो यहाँ पर पूरी तरह से रुकना होता है। तो आगे देखिएगा, बहुत ही सरल है, समझ में आ गया। और हाँ भाई, मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी मेरी क्लास में है और आप क्लास में आते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, ना समझ में आए तो प्लीज़ शांत मत बैठिएगा, ठीक है, पूछिएगा, और जब तक समझ में ना आए आगे मत बढ़िएगा। आगे देखिएगा, अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब क्या होता है भाई, कि जगह जगह पर ठहराव, यानी कि न्यूनतम ठहराव। यहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े, भाई 2 कदम चले, थक गए, रुक जाओ, फिर चले, फिर रुक जाओ, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट रुकना पूर्ण विराम में आता है दीपा। अब देखिए, अल्प विराम यानी कि कॉमा के नाम से आप उसे जानते हैं। अल्प विराम में क्या है, इस तरीके का आपको चिन्ह मिलेगा, यहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा, भाई संख्याओं की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, अब ऐसे करके, तो ये भी क्या है आपका अल्प विराम, ठीक है। जगह जगह पर रुकना किसके अंतर्गत आता है, अल्प विराम के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखिएगा, कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि राम अल्प विराम, राम सीता लक्ष्मण, ये लक्ष्मण है, राम सीता लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो देखिए, हमने राम के बारे में बात की, सीता के बारे में बात की, लक्ष्मण के बारे में बात की, हनुमान के बारे में बात की। तो इनके बीच में क्या लगेगा, इनके बीच में किसका चिन्ह लगेगा भाई, किसका, अल्प विराम का, ठीक है। तो देखिए, वे चिन्ह जिसकी शब्द या वाक्य में लगाकर उसको सार्थक बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसे चिन्ह कहते हैं। दूसरा देखिएगा, मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी थी। अब देखिए, पहाड़ भी देखे, झरने भी देखे, नदी भी देखी, खेत भी देखा, अल्प विराम, छोटे छोटे भागों में अपनी बात को तोड़ना, वो क्या कहलाता है, अल्प विराम। जैसे देखिएगा, अमरनाथ, आकांक्षा, दीपा, ज्योति, ये सभी नित्या क्लासेस का हिस्सा हैं। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जगह पर जब रुकेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, अल्प विराम होगा। समझ में आया? नहीं, अमरनाथ नेताजी ने कहा दिल्ली चलो, ये आपका अल्प विराम के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है, ये अल्प विराम के अंतर्गत नहीं आएगा। ये किस में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट करो, अल्प विराम के अंतर्गत नहीं आएगा ये आपका प्रश्न। आगे चले, अल्प विराम और पूर्ण विराम क्लियर हुआ, सभी को समझ में आया? जल्दी से बता दीजिए। दीपा क्लियर हो रहा है भाई, समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम? तो जल्दी से बताइएगा। आगे चले या अभी भी कोई बाकी है, कुछ आपको समझना है तो बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो भाई जो भी पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए, आपको कोई सा भी नोटिफिकेशन जो टाइम से नहीं मिल पाता है, आप कहते हो कि मैडम नोटिफिकेशन नहीं आया है हमें, तो आप इस चैनल को लेट्स क्रैक टेट को, टीटी को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी सारी पीडीएफ आपको नोटिफिकेशन सभी के सभी टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलेंगे, तो देर बिल्कुल भी ना करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा विराम, थोड़ा सा ठहराव, न्यूनतम ठहराव भी कह सकते हैं अमरनाथ इसको। आगे देखिए नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपको मिलने वाला है क्या, उपविराम, ठीक है। अब उपविराम क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिएगा भाई, जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वहाँ पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए,
यहाँ पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए वहाँ पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। और इसका क्या है भाई चिन्ह, 2 डॉट्स ही होती हैं। ठीक है, क्लियर। अब कैसे भाई, कृष्ण के अनेकों नाम थे। क्या क्या नाम थे भाई, मोहन था, श्याम था, मुरली था, कान्हा था, माखन चोर था। तो यहाँ पर देखिए उपविराम, उपविराम में क्या है भाई, किसी वस्तु के बारे में, किसी विषय के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो वहाँ पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल, मैं वो कल्पना, ये जो आपकी स्पेशली सुपर टेट के लिए है, बिल्कुल सही जगह पर आप आए हो। ठीक है, तो देखिएगा उपविराम की हम बात करें, जैसे कि मैंने कहा ना कि किसी विषय के बारे में बताया जाए, किसी वस्तु का बोध कराया जाए, किसी स्थान के बारे में बताया जाए, तो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग करेंगे। जैसे कृष्ण के अनेक नाम, नाम क्या क्या थे, मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा, माखन चोर, है ना, बाके बिहारी। अब देखिए बात करें विज्ञान। अब विज्ञान क्या है भाई, विज्ञान आपका वरदान भी है, विज्ञान आपका अभिशाप भी है। तो आप समझ रहे हैं उपविराम का प्रयोग। भाई जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा उपविराम समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ। उपविराम सभी को समझ में आ गया है या नहीं, बताइए। क्लियर है, आगे चले, जल्दी से बता दीजिएगा मुझे। चलिए, विवरण चिन्ह नहीं कहते अमरनाथ, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है ना, तो ये बताइएगा क्लियर हुआ या नहीं। आगे चले नेक्स्ट पर, तो देखिएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब विस्मयादि बोधक चिन्ह को आश्चर्य सूचक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। आश्चर्य हो यहाँ पर। ठीक है, अब आश्चर्य कैसा भाई, आपके सामने यदि कुछ भी घटित होता है तो एकदम क्या शॉक्ड हो जाना, अरे ये क्या हुआ। तो आश्चर्य में आपका गिलानी, हर्ष, ईर्ष्या, क्रोध, ठीक है, भय, ये सभी शामिल होते हैं। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह मैं आप सभी को बता दूं कि और जितने भी चिन्ह हैं वो किसी भी वाक्य के या तो अंत में लगेंगे या मध्य में लगेंगे, लेकिन विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग एक शब्द लिखने के बाद ही इसका प्रयोग किया जाता है। और प्रयोग में विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा होता है, इस तरीके का। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में देखिए। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। अव्यय का मतलब क्या होता है, अव्यय का मतलब होता है जिसका हम व्यय ना कर पाए, जिसको हम तोड़ ना पाए, जिसको हम व्यर्थ ना कर पाए। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। बिल्कुल, हैप्पी, लव, हेट, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपके आश्चर्य सूचक यानी कि विस्मयादि बोधक में। ठीक है, अब विस्मयादि बोधक में क्या है, अरे वाह आप सब कितने अच्छे से आंसर देते हो। ठीक है, हर्ष हो रहा है ना, और क्या, उफ कितनी गर्मी है। तो इस तरह के जो भी आपके वाक्य होंगे वो किस में होंगे भाई, वो होंगे आपके किसके अंतर्गत भाई, जल्दी से बताइएगा भाई, बताइए जल्दी से। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट, एक सेकंड। तो यहाँ पर हम विस्मयादि बोधक की बात कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, अरे वाह अमरनाथ फर्स्ट आया है ना, तो वाह वह जीवित हो गया। बिल्कुल अमरनाथ, बहुत अच्छे से बताया। वंदना जी गुड इवनिंग, कैसे हैं। देखिए विस्मयादि, बिल्कुल विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ये हम यहाँ पर देखेंगे विस्मयादि बोधक के कुछ उदाहरण, जिससे कि आपको समझ में आएगा। चलिए, तो उदाहरण में देखिएगा, हाय, आह, आह, छी, अरे, शाबाश। तो देखिए छी छी कितना गंदा है, कुछ आप
वातावरण मिल जाए, यहाँ पर आपको देखते ही घिन आए, तो क्या बोलते हैं आप लोग? छी छी कितना गंदा है। छी छी किसमें आएगा आपका? विस्मयादि बोधक में। अरे एकदम अचानक से कोई आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? अरे तू कब आया, तुम कब मिले? तो यहाँ पर क्या होगा? विस्मयादि, जिसमें हमें आश्चर्य हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या होगा? शाबाश, तुम सब पास हो गए। तो यहाँ पर आपका जो होगा वो सारे के सारे उदाहरण किसके हैं? विस्मयादि बोधक के। और आपने देखा भी होगा विस्मयादि बोधक का जो प्रयोग होता है वो आपकी क्या है? वाक्य के आरंभ में ही होता है। क्लियर है? क्लियर है? बताइएगा। मैं एकदम बढ़िया हूँ वंदना, समझ में आ रहा है विस्मयादि? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बताइएगा। विस्मयादि बोधक। हाय हाय वह मर गया, आह कितना सुहावना मौसम है, वाह कितना सुंदर वृक्ष है, अरे वाह तुम पास हो गए। तो यहाँ पर क्या है? कोई भी शोक प्रकट करना हो, कोई भी हर्ष प्रकट करना हो, कोई भी ग्लानि हो, तो वहाँ पर हमारे कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा? विस्मयादि बोधक का। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही कहा वंदना। आगे देखिएगा, अर्ध विराम। अब अर्ध विराम का मतलब क्या है कि जब कोई कार्य करते करते हमें आधा विराम ले और फिर उस कार्य को पूरा करें, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर होता है आपका अर्ध विराम। अर्ध विराम के बारे में जान लेते हैं। अर्ध विराम पूर्ण विराम का छोटा भाई माना जाता है, ठीक है। देखिएगा भाई, पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम क्या होता है भाई? जगह जगह पर, है ना। पूर्ण विराम लास्ट में और अर्ध विराम क्या है? आधी बात को काटकर आधी बात को बाद में पूरा किया जाता है। तो ये है आपका अर्ध विराम। पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से कुछ अधिक देर तक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। और अर्धविराम ये वाला नहीं होता, अर्धविराम के ऊपर बिंदु का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं अर्धविराम क्या है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे देखिए, सूर्यास्त हो गया, यहाँ पर आदि बात समाप्त। भाई सूर्यास्त हो गया तो क्या होगा? लालिमा का स्थान कालिमा में बदल जाएगा, यानी जो लाल आपका क्या था भाई? सूर्य था, अब वो कैसा? काला हो जाएगा। तो यहाँ पर आधी बात को पूरा किया गया है, ठीक है। चल तो देखिएगा यहाँ पर अर्ध विराम, यहाँ पूर्ण विराम, बिल्कुल यहाँ पे पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकना पड़े, ठीक है। तो देखिए, कल रविवार है भाई, कल रविवार है तो कल छुट्टी का दिन है, क्या होगा? आराम मिलेगा। तो यहाँ पर भी क्या है? आधा विराम। सूर्य उदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिलने लगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा भाई क्या हुआ? तुम आ गए, मैं भी चाय, बहुत बढ़िया भाई वंदना, भाई तुम आ गए, मैं अभी चाय बनाती हूँ। तो ये भी क्या है? बहुत अच्छा सा आपका उदाहरण है और ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। मैम पूरी क्लास मिस हो जाती है, गुड़िया की लाइव क्लास आती है 4 बजे। गुड़िया कौन है भाई? चलिए तो देखिएगा यहाँ पर आपके सामने भाई उदाहरण भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण आप दे रहे हो। तो यहाँ पर अर्धविराम का मतलब क्या होता है? किसी बात को आधे हिस्से में तोड़कर तब उसे पूरा करना, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताइएगा। अर्धविराम समझ में आ रहा है सभी को? किसी को भी कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। सोहन कानपुर चला गया, सोहन कानपुर चला गया क्योंकि इसका एग्जाम था। तो यहाँ पर क्या होगा? अर्धविराम का प्रयोग होगा। आधी बात को बोलकर फिर आधी बात कंप्लीट करना और उसके बीच में जो चिन्ह लगा होता है वो अर्धविराम होता है, ठीक है। आगे बढ़े भाई, जल्दी से बता दीजिएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यदि समझ में आ रहा है तो बताइए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा। अब है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्नवाचक चिन्ह की आप बात करें तो बच्चों के सामने भी बहुत सारे, बच्चों के माइंड में भी क्या होते हैं? वे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब पेरेंट्स देते देते थक जाते हैं।
भाई जो भी बड़े फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी थक जाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब यही है कि आप किसी के सामने प्रश्न करें और उसका उत्तर की संभावना आप रखें। तो प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह कौन सा, ये वाला, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे क्या आप क्लोजअप करते हो, तो आप आंसर में क्या देंगे, यस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आप क्लोजअप करते हो, तो ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह हुआ। आगे देखिए वह क्या खा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, वह क्या खा रहा है तो पता नहीं है, उस बात को जानने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए राम क्या, कब, क्यों, कैसे, इस तरह के शब्दों का समावेश प्रश्नवाचक चिन्ह के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा राम बाजार से क्या लेकर आया था, अबे क्या लाया था, क्वेश्चन मार्क लगा दो, जवाब देगा कौन, राम देगा, ठीक है। सीता के पिता का क्या नाम था, अब यहाँ पर क्या, कब, क्यों, कैसे, इस तरह के प्रश्न वाक्य के बीच में ये वाले शब्द आ जाए ना, तो वहाँ पर क्या होगा भाई, वहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। समझ में आ रहा है, बच्चों के माइंड में तो प्रश्नों का भंडार होता है, बिल्कुल इसीलिए मैंने आपको बच्चों का एग्जाम्पल भी दिया है। अभी शिव कौन थे, तो आप सभी समझ गए होंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसमें मैं आपसे बोलूं कि क्या आप सभी को वर्णमाला जो मैंने पढ़ाई थी समझ में आई, तो आप फिर क्या है उसका आंसर मुझे देंगे। तो ये भी क्या है भाई, क्या, क्यों, कब, कैसे, इस तरह के शब्द आपको किसी वाक्य में मिल जाते हैं तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। क्लियर हुआ, समझ में आया, भाई समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी क्लास में लूँगी उसमें ओनली आपको वाक्य वो मिलेंगे, विराम चिन्ह मिलेंगे, और आपको पहचान भी करनी होगी कि कौन सा विराम चिन्ह किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हाँ तभी बोलिए जब समझ में आ जाए, ओके। आगे देखें, हाँ बिल्कुल, तुम इतना लेट क्यों हो जाती हो तृप्ति, तो देखिए ये भी क्या है भाई, ये है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। आगे देखें, अब बात करते हैं योजक चिन्ह की। तो दो शब्दों में परस्पर संबंध बताता है, दो को भैया जोड़ने का काम करता है क्या, योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह देखिएगा, योजक चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला, दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह राम सीता की मूर्ति है, देखिए मैं आपको बता दूं द्वंद्व समास में भी क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए आपने देखा होगा समानार्थी शब्दों में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। वे देखिए सत्यम, अब तक तुम कहाँ थे, तो इसमें आपसे पूछा जाए सत्यम अब तक तुम कहाँ थे, तो इसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा, आप जल्दी से बताइएगा भाई, क्वेश्चन आप सभी के सामने है। वह राम सीता की मूर्ति है, तो यहाँ पर क्या है, योजक चिन्ह, दो के बीच में एक राम और एक सीता, सुख दुख जीवन में आते हैं। एक बात और बता देती हूँ, विलोम शब्दों में भी किसका प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है, यहाँ पर क्या है, रात और दिन, तो वहाँ पर भी क्या है, योजक चिन्ह। देश के जवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किए हैं, तो योजक चिन्ह का मतलब जो होता है वो द्वंद्व या फिर कह सकते हैं एक दूसरे के विपरीत जब हो जाए तो वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का, ठीक है। वंदना बहुत बढ़िया, मैंने पूछा सत्यम अब तक कहाँ थे, तो वंदना जी ने कहा है कि इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। बिल्कुल, संबंध चिन्ह, समाज चिन्ह या मध्यवर्ती, बिल्कुल ये मैं अभी आपको बताने वाली थी, क्योंकि भाई योजक चिन्ह का प्रयोग कई तरीके से यहाँ पर करते हैं, तो याद रखिएगा भाई, यहाँ पर आपको मिल जाए कि दो समानार्थी शब्दों के बारे में बताया जाए, दो विपरीत शब्दों के बारे में बताया जाए, दो का बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और वो है आपका योजक चिन्ह, ठीक है। आगे देखिए, बताइएगा मुझे समझ में आ रहा है।
राम अपने माता पिता की बात, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से दिया है जवाब, बहुत अच्छे से मिला है। आगे देखिएगा, और भी सब अपने अपने भी रख सकते हैं कि हाँ मैम ऐसे भी हो सकता है, क्या ये हम जो उदाहरण आपको बता रहे हैं क्या ये सही है, तो आप थोड़ा सा अपने अपने रेस्पॉन्स भी दे सकते हैं। ठीक है, आगे चले भाई, बताइए इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है, जल्दी से बता दीजिएगा। आगे चले भाई, सभी को क्लियर होना चाहिए। आगे चले नेक्स्ट पर, जल्दी से बताइएगा। आंसर नहीं मिला है अभी आपका, चलें आगे। क्लियर हो गया योजक चिन्ह, तो देखिएगा चलिए, तो देखिए भाई बताइएगा मुझे। आगे देखिएगा, कोष्ठक चिन्ह, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, कोष्ठक चिन्ह में सिर्फ आपका ये वाला जो ब्रैकेट इस तरीके का होता है, इसी का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। अन्यथा और जो आपका मंझला कोष्ठक है, ठीक है, उन सब का प्रयोग किस में किया जाता है, आपका मैथ में। सिर्फ हमें ध्यान रखना है अपना छोटा कोष्ठक के बारे में। तो वाक्यों के बीच में आए शब्दों अथवा पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ और अधिक स्पष्ट करने के लिए, यानी कि किसी भी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। कैसे, देखिए, अध्यापक, अध्यापक क्या हुआ भाई, निकल जाओ कक्षा से, क्यों, क्या हुआ भाई, अध्यापक कक्षा में चिल्लाते हुए आए। अब वो चिल्लाना हुआ जो हुआ वो ब्रैकेट में, यानी कि कैसी बात है, चिल्ला कर आए। ठीक है, अध्यापक चिल्लाते हुए कक्षा में आए, निकल जाओ कक्षा से। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेन जो बात रखी वो किसने, कोष्ठक में आपने बताई, चिल्लाते हुए आए थे, लाल आंखें हो रही थी। ठीक है, चलिए देखिए, बिल्कुल देखिए यहाँ पर दशानन, यानी कि रावण के कितने 10 सिर थे, तो दशानन, दशानन क्यों कहा जाता है, क्योंकि रावण के 10 सिर थे, इसीलिए उसे दशानन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा, यानी कि विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए क्या कहते हैं, ठहर जा, रुक जा अभी। तो यहाँ पर बिल्कुल कहानी उपन्यास में ज़्यादा बिल्कुल देखिए कहानी में भी प्रयोग होता है अर्जुन। किसी भी वाक्य को यदि आप उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए आप कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, किसी भी बात की गहराई, किसी भी बात को गहराई से बताने के लिए भी कोष्ठक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। जैसा कि विश्वामित्र के आप क्या है यहाँ पर बता रहे कि उनका जो शारीरिक क्या है भी, उनकी शारीरिक जो प्रतिक्रिया रही है वो कैसी रही है, क्रोध से कांपते हुए, चिल्लाते हुए। तो यहाँ पर ये सब हम दर्शाते हैं, वहाँ पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिएगा, धर्मराज, धर्मराज कौन थे, युधिष्ठिर थे। ठीक है, सत्य और धर्म के संरक्षक माने जाते थे। तो यहाँ पर किसी भी बात का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्रैकेट या फिर कह सकते हैं कोष्ठक चिन्ह का। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से मुझे बताइएगा। समझ में आ रहा है सभी को, भाई समझ में आ रहा है या नहीं, बताइए। आगे चले, अब बात करें राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, तो आप बोलेंगे राजेंद्र प्रसाद ब्रैकेट में लिख दो भाई, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, है ना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जिनका जन्म कब हुआ था, बोला जाए तो बोलो 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। तो ये आपको किसी भी बात की गहराई, यहाँ पर किसी भी बात की गहराई का पता चले, वहां पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ ये भी होते हैं, लेकिन हिंदी में अमरनाथ सिर्फ एक ही कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है इसका, बाकी जो 2 कोष्ठक है उनका प्रयोग हिंदी के अंतर्गत नहीं होता है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। क्लियर हुआ सभी को, समझ में आ गया है, तो आगे देख लें। अब देखिए पदलोप चिन्ह, पदलोप चिन्ह बहुत ही क्या है भाई, गुमराह करने वाला चिन्ह है भाई। इसमें क्या होता है, कुछ बातें हम गुप्त कर देते हैं। अब कैसे देख लेते हैं भाई, यहाँ पर हाँ बिल्कुल मैथ में किया जाता है, हिंदी में नहीं होता है वाक्यों का। अब कैसे देखिए, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो किसका, लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे
लोप चिन्ह में क्या होता है, अपनी बात को गुप्त रखा जाता है और दूसरा व्यक्ति सामने, भाई मेरे यहाँ के स्टूडेंट बहुत ही, अब आप क्या बोलेंगे, आपके रेस्पॉन्स आएंगे, मैडम हम बहुत समझदार हैं, कोई कहेगा कि मैडम हम कुछ बहुत ईमानदार हैं। तो यहाँ पर अपनी बात को गुप्त रखा जाए, ठीक है। तो देखिए पदलोप चिन्ह, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो वहाँ कौन सा लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लोप चिन्ह ऐसा भी होता है, लोप चिन्ह ऐसा भी होता है। अब देखिए राम ने मोहन को गाली दी, अब भैया गाली क्या दी, लोप कर दिया जाए। अब गाली है तो आपको पता ही होगा कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा उसने, ठीक है। आगे देखिए, मैं सामान उठा दूंगा पर, भाई मैं सामान उठा दूंगा पर पैसे बहुत लूंगा, तो इस बात को गुप्त रखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ लोप चिन्ह या वर्जन चिन्ह भी कह सकते हैं, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इसमें किसी भी बात को गुप्त रखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, मैं घर अवश्य चलूंगा डैश पर तुम्हारे साथ। अब यहाँ पर क्या है भाई, वो उसने उस बात को गुप्त किया है। आपने भी कभी कभी देखा होगा जब आजकल व्हाट्सएप पर फेसबुक पर चैटिंग करते हैं तो कुछ क्या है भाई, डॉट डॉट करके अपनी बात को कंप्लीट कर देते हैं, तो जिसके लिए आपने भेजा है वो समझ जाता है कि क्या कहना चाहता है बंदा। तो समझ में आ रहा है, जल्दी से बताइएगा, लोप चिन्ह समझ में आया, बताइएगा। नित्य क्लासेस के सभी टीचर, अब भाई आपके मन में क्या क्या आपके भाई चल रहा है तो वो आप ही बताएंगे, वो डॉट डॉट करके हम भेज देते हैं, ठीक है। अच्छा मैम, आपके मुस्कुराने का वजह हम भी जान सकते हैं क्या। सर है क्या, सर तो अपने भी बिजी रहते हैं, यहाँ पर नहीं है। अवतरण, अब देखिए नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं, अवतरण या उद्धरण चिन्ह कहा जाता है ऐसे, ठीक है। अब कैसे है भाई ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर अवतरण चिन्ह क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं कि किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाँ वो मैंने अर्जुन पहले ही बता दिया था। गाना लिखने में भी किसी, मतलब आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग में किसी गाने की पंक्ति को जब आप बोलते हैं तो वो पंक्ति पूरे गाने में कई बार रिपीट होती है, तो उस गाने में भी आप उसमें क्या है हर बार रिपीट ना करके डॉट 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 करके आप उसको कंप्लीट करते हो, तो बिल्कुल गाने लिखने में भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिएगा अवतरण या उद्धरण चिन्ह के बारे में पढ़ लेते हैं। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कैसे। तो देखिएगा भाई तुलसीदास ने सत्य कहा है, अब क्या कहा है, तुलसीदास की बात को स्पष्ट करो तो, पराधीन सपने ही सुख नाही। जयशंकर प्रसाद ने कहा है क्या, जीवन विश्व की ही संपत्ति है। राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, क्या कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर किसी के द्वारा कही गई बात को स्पष्ट किया जाए, उसके बारे में बताया जाए कि उसने क्या कहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ उद्धरण चिन्ह या फिर अवतरण चिन्ह का प्रयोग होगा। समझ में आया भाई, क्लियर हुआ, बताइएगा मुझे समझ में आ रहा है या नहीं। अवतरण चिन्ह समझ में आ गया। कोई भी भाई जो आपके फेमस डायलॉग्स वगैरह होते हैं ना, कि आपने देखा होगा जैसे डायलॉग्स वगैरह में भी बिल्कुल अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है कि भाई अमिताभ ने क्या कहा है। अमिताभ ने भाई बहुत सारे डायलॉग हैं, खैर मुझे फिल्मों के याद नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपसे, और हाँ याद रखिएगा इसमें आपको इस तरीके का चिन्ह मिलेगा, ओके। और वहाँ पर उस बात को पूरा किया जाएगा, जिसने कहा है उसका नाम भी आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया भाई, जल्दी से बताइएगा। आगे चलिए अब है रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह की बात करें तो रेखांकन चिन्ह में आपने देखा होगा कि जब
आप कोई भी ऐसे लिखते हैं या कोई भी बात आप किसी को समझाना चाहते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसा पॉइंट्स भी होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ एक महत्वपूर्ण जब कोई पॉइंट होता है तो आप उस पर क्या है भाई ऐसे करके ना उस पर रेखा खींच देते हो, ठीक है। तो देखिए किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब कैसे? हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक कर रही है भाई। कौन कर रही है भाई? हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी अलग कर रही है। तो ये क्या है? मेन पॉइंट है, इसको हमें याद रखना है। कौन सी नदी पृथक करती है उनको? यमुना नदी। तो यहाँ पर क्या है, हमने रेखा खींच दी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? किसी भी बात को, मुख्य पॉइंट को देखना, तो महत्वपूर्ण बात को प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल जैसे कि हम रिश्ते में तुम्हारे, बिल्कुल सही कहा सत्यम, अमिताभ जी का डायलॉग है ये। आगे देखिएगा, गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित, भाई क्या है ये? इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया? रेखांकित चिन्ह, रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया। कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे क्या दिया था? भाई कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे क्या दिया था? उपदेश दिया था। तो कुछ जो मेन पॉइंट्स होते हैं, कुछ जो शब्द होते हैं जो आपको याद करने होते हैं, तो आप उसमें क्या है? रेखांकन एक चिन्ह लगा देते हैं। तो उसे किस में रखा गया है? उसे रखा गया है रेखांकन चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें आप अपनी महत्वपूर्ण बातों को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? बिल्कुल अंडरलाइन भी कह सकते हैं आप इसको। क्लियर हुआ भाई? सभी को समझ में आ गया है? आगे चले, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्या है? टाइम हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट लाघव चिन्ह। अब लाघव चिन्ह की हम बात करें तो लाघव चिन्ह का प्रयोग बहुत ही शॉर्ट करने वाला तरीका होता है। कैसे? देखिएगा भाई, किसी बड़े अथवा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे क्या? शून्य लगा देते हैं, और यही शून्य क्या कहलाता है? लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा भाई, डॉक्टर के आगे, डॉक्टर है, आजकल डॉक्टर कौन लिखेगा इतना लंबा? भाई डॉक्टर ऐसे करके लिख दो, ठीक है। तो उसको शॉर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लाघव चिन्ह का। और सिर्फ जो प्रसिद्ध शब्द रहे ना, सिर्फ उसी को हम लाघव चिन्ह में बदल सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। पंडित, पंडित को भी क्या है? आप इस तरीके से देखिए, पा और उसके पीछे शून्य, पंडित हो गया। इंजीनियर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो आप इसमें जो शून्य का प्रयोग करते हैं, जो किसी एक ही शब्द, यानी कि आपने कुछ ऐसा लिखा, एक वर्ण लिखा और उसके बाद ही इसका प्रयोग किया, किसका? शून्य का, तो वहाँ पे लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। बिल्कुल सही कहा आपने, छोटे रूप में, एकदम छोटे रूप में इसमें बताया जाता है। तो क्लियर हुआ ये वाला? समझ में आ गया होगा? आगे चलें, जल्दी से बताइएगा। प्रोफेसर हो, प्रोफेसर को प्रो के रूप में करते हैं ना, जैसे कि देखिए प्रोफेसर, अब प्रोफेसर में क्या है भाई? प्रो कर दिया, बस, ठीक है। क्लियर हो गया होगा? सभी को समझ में आ गया होगा? आगे चलें, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही कहा सभी ने। आगे चले, देखिएगा विवरण चिन्ह। अब विवरण चिन्ह के बारे में जाने तो विवरण चिन्ह के बारे में, विवरण क्या है? किसी के बारे में विस्तार से बताना। विवरण चिन्ह का मतलब क्या होता है? किसी के बारे में विस्तार से बताना। देखिएगा, विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा भाई, हम ये लिखे ना, समास, समास के भेद, ठीक है। तो आप लिखेंगे भाई यहाँ पे समास के भेद कर दिया। अब पहला पॉइंट डालेंगे अव्ययभाव समास, दूसरा डालेंगे तत्पुरुष समास, तीसरा डालेंगे द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो यहाँ पर किसी भी बात को पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डालना, ठीक है। अब देखिएगा, विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे आम के निम्न फायदे हैं। अब क्या क्या फायदे हैं उन्हें आप पॉइंट्स में लिखो। आम क्या है? रसीला होता है।
आम से अचार बनाया जा सकता है, आम से जेली बना सकते हैं, आम से हम क्या है भाई लॉन्च बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, आप किसी भी वाक्य को लेकर उसके विषय में विस्तार से बताएंगे तो कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, विवरण चिन्ह का। समझ में आया? एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल यही मैंने बताया है आपको दीपा, समझ में आ रहा है ना? कोई बात नहीं। आकांक्षा, संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं सभी को पता है। पहला भाई व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। अब जातिवाचक के भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं तो सभी को पता है, समूहवाचक और भाई कौन सा होगा जल्दी से बताइए, पदार्थवाचक। ठीक है। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन दो वचन, यानी कि किसी भी बात को विस्तार से बताने के लिए उससे पहले जो मेन पॉइंट्स रखते हैं उसमें विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया सभी को? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा भाई क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना? आगे देखिए, विस्मरण चिन्ह या फिर त्रुटिपूर्ण चिन्ह। विस्मरण चिन्ह या विस्मरण का मतलब होता है जब आपके स्मरण यानी कि आपकी स्मृति से कुछ शब्द गायब हो जाते हैं। विस्मरण का मतलब क्या होता है, जब आपकी स्मृति में कोई चिन्ह या कोई शब्द याद नहीं होते हैं और आप उन्हें भूल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे विस्मरण हो जाता है, फिर आप उसे दिमाग पर जोर डालते हैं और उसको याद कर लेते हैं, एकदम अचानक से याद आता है और उसको आप लिख देते हैं। गुड इवनिंग सोनिया। विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्ण चिन्ह, विस्मरण चिन्ह का प्रयोग क्या होता है, हंस। जैसे कि आपने देखा होगा जब हंस चलता है ना तो वो अपने निशान छोड़ देता है, तो उसके इसी तरह के निशान होते हैं, इसे हंस पद चिन्ह भी कहते हैं, हंस पद चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है और इसे काक पद चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए भाई, राम, अब क्या होगा, राम घर जाएगा, ये हम भूल गए थे लिखना। आपने भी देखा होगा जब आप कोई भी वाक्य या कुछ आप लिखते हैं क्वेश्चन का आंसर वगैरह, तो वहाँ पे कुछ भूल जाते हैं, तो वहाँ पर भूल जाने के बाद जब उस त्रुटि को पूरा करते हैं तो वहाँ पर आप इस चिन्ह को कर कर उस बात को कंप्लीट कर देते हैं। तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगता है, उसे कहा जाता है त्रुटिपूर्ण चिन्ह या फिर विस्मरण चिन्ह। समझ में आया? क्लियर हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, मैं क्लास नहीं, बस थोड़ा सा रह गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए थोड़ा सा स्पीड में, थोड़ा सा जल्दी कोशिश करूंगी पढ़ाने की क्योंकि सर वेट कर रहे हैं, तो जिसको समझ में ना आए वो जल्दी से पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग आप कैसे करते हैं, तो देखिए भाई यहाँ पर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का क्या होता है कि कुछ एक, मान लीजिए आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने ना जनवरी में कितने रुपए सेव किए, जनवरी में मैंने 100 रुपये किए, फरवरी में कितने किए, फरवरी में मैंने अभी 500 किए, अब मार्च में कितने किए, मार्च में भी मैंने 100-500 किए। तो 500 ना लिखकर आप क्या करते हो, ऐसे बना देते हो ना, है ना? ऐसा जो बनाते हैं वो कौन सा कहलाता है, पुनरुक्ति चिन्ह। यानी कि किसी भी बात को दोबारा रिपीट करने के लिए दोबारा ना लिखने की बजाय उसको क्या है, इस पुनरुक्ति चिन्ह के माध्यम से पूर्ण कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है? बताइएगा। तो देखिए, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी भी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। जैसे मंथ सेविंग, जनवरी में 100, फरवरी में 80। अब यदि हम बात करें तो आगे भी 80 ना लिखकर वहाँ पर क्या किया है भाई, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी को? बहुत ईजी है। आगे देखें जल्दी से। नेक्स्ट, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह आप सभी ने छंद पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा कि दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो देख लेते हैं भाई, जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वहां पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, देखिए एक बार समझ लेना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। देखिए गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें चिन्ह दो, तो आप छंद में क्या करते हैं, जय एक एक है भी एक है, हनु पे भी एक आएगा, माँ में 2 है, तो दीर्घ चिन्ह का जब प्रयोग करते हैं देखिएगा
तो वहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इस तरीके से क्या है ये चिन्ह दिए जाते हैं। तो जब किसी वाक्य में विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा क्या लगता है, अधिक समय लगता है, तो वहां पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग एस के रूप में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं और उन मात्राओं को आप देखिएगा एक तो लघु में रखते हैं और दूसरा किस में रखते हैं, दीर्घ में रखते हैं। तो ये दीर्घ चिन्ह की निशानी है इस तरीके की। क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को? बता दीजिएगा, बिल्कुल दोगुना समय लगता है। आगे देखिए निर्देशक चिन्ह। अब निर्देशक चिन्ह की बात करें तो निर्देशक चिन्ह के बारे में निर्देश दिया जाता है। तो देखिएगा निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात या कथन के नाम के आगे इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे, तो देख लेते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा भाई, श्री कृष्ण ने कहा, निर्देशक दिया, उन्हें एक निर्देश दिया कि बच्चों सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा निर्देशक चिन्ह में क्या होता है, किसी भी बात को लेकर निर्देश किया जाता है। क्लियर हुआ? आगे चले भी, बताइएगा जल्दी से और जल्दी से बता दीजिएगा क्योंकि सर बहुत वेट कर रहे हैं मेरा, बार बार कह रहे हैं कि मैम क्लास को छोड़ो। मैं सोच रही हूँ कि आज ही कंप्लीट हो जाए। लघु और दीर्घ, बिल्कुल आगे देखिएगा भाई, यहाँ पर आपकी क्लास होती है समाप्त। तो थैंक यू सो मच गाइस। आपका एक चिन्ह और रह गया है मुझे लगता है, मैंने आपको सारे के सारे चिन्ह कराए हैं और मुझे लग रहा है कि आपका निर्देशक चिन्ह शायद मैंने करा दिया है आपका। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। सर काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा टाइम बहुत ओवर हो चुका है मैम। तो भाई आज की क्लास कैसी लगी, कितना समझ में आया, बता दीजिएगा। मैम ने कहा कल क्लास है। दीपा, किसके बारे में कहा भाई? कल क्लास होगी, दोनों क्लासेस आपकी होंगी और कल मिलेंगे फिर से हम आप सभी के साथ। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर ले।